अगस्त 2023 के मध्य में पश्चिम बंगाल का सुंदरगढ़ जिला अपनी शांत और समृद्ध हरियाली में डूबा हुआ था। यहाँ का जीवन गर्मियों की तेज धूप में, नारियल के पेड़ों की सरसराहट और हर ज्वार के बाद उठने वाली मिट्टी की सौंधी महक के बीच धीरे धीरे बहता हुआ प्रतीत होता था। लेकिन इसी शांत भूमि पर एक भयानक त्रासदी घटित हुई, जिसकी शुरुआत एक ऐसे फोन कॉल से हुई जिसे पुलिस कंट्रोल रूम 100 के ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। 13 अगस्त की दोपहर लगभग 2:00 बजे एक कॉल इमरजेंसी लाइन से जुड़ी। दूसरी तरफ कोई शांत रिपोर्टिंग की आवाज नहीं थी, बल्कि एक युवा लड़के की आतंक से भरी चीखें थीं। उसकी आवाज सिसकियों और हाँफती सांसों के बीच टूट रही थी। बचाओ, प्लीज बचाओ, मेरी मां को बचाओ, अजगर अजगर ने मेरी मां को खा लिया है। यह वाक्य बेहद अजीब और अविश्वसनीय था, लेकिन उस किशोर की आवाज में मौजूद अत्यधिक भय वास्तविक था। सूचना तुरंत राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई गई। मामले की असामान्य प्रकृति को देखते हुए क्राइम ब्रांच के प्रमुख डीसीपी घोष, जो सबसे पेचीदा मामलों को सुलझाने के अपने अनुभव के लिए जाने जाते थे, ने व्यक्तिगत रूप से एक आपातकालीन टीम का नेतृत्व किया और दिए गए पते के लिए रवाना हो गए। पुलिस की गाड़ी एक संकरी कंक्रीट की सड़क पर मुड़ी, जिसके दोनों ओर घने फलों के बाग थे। घटनास्थल एक काफी अच्छा बना हुआ एक मंजिला घर था, जो एक घने बगीचे के बीच में स्थित था। जैसे ही अधिकारी गाड़ी से उतरे, एक लंबा, दुबला, पतला किशोर, जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, घर से बाहर भागा। वह 18 वर्षीय अर्जुन रॉय था, जिसने वह भयावह कॉल की थी। पुलिस को देखते ही लड़का जैसे टूट गया। वह केवल सिसकियां ले सका और लगातार घर के पीछे घने बगीचे की ओर इशारा करता रहा, जहां एक बड़ा लोहे का पिंजरा बेतरतीब ढंग से ढका हुआ था। सर, वहां वहां वह हकला रहा था, बोल नहीं पा रहा था। डीसीपी घोष ने अपनी टीम को वहीं रहने का इशारा किया और खुद आगे बढ़कर उस कांपते हुए किशोर के कंधे पर हाथ रखा। शांत हो जाओ बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? जो भी हुआ है मुझे धीरे धीरे बताओ। कुछ मिनट लगे, जब तक अर्जुन थोड़ा शांत हो सका और अपनी कहानी शुरू कर सका। एक ऐसी कहानी जो आंसुओं और रोंगटे खड़े कर देने वाले विवरणों से भरी थी। उसने बताया कि त्रासदी 2 दिन पहले 11 अगस्त की दोपहर को शुरू हुई थी। उस दिन ट्यूशन से लौटने के बाद अर्जुन ने अपनी मां राधा रॉय को घर पर नहीं पाया। घर में सन्नाटा था, खाना भी नहीं बना था। उसने अपने पिता बिक्रम रॉय को बरामदे में अकेले बैठे देखा। उनका चेहरा कठोर और उदास था। जब अर्जुन ने पूछा कि मां कहाँ है, तो बिक्रम ने बिना अपने बेटे की ओर देखे रूखेपन से जवाब दिया, तेरी मां को जरूरी काम से अपने मायके जाना पड़ा है, कुछ दिन वहीं रहेगी। इतने सवाल क्यों पूछता है? पिता के जवाब ने अर्जुन को थोड़ा निराश किया, लेकिन उसने शक नहीं किया। उसकी मां कभी कभार अपने माता पिता से मिलने जाती थीं। उसने बस सोचा कि शायद मायके में कोई आपात स्थिति आ गई होगी। लेकिन फिर अगले 2 दिनों में असामान्य संकेत दिखाई देने लगे। उस रात बिक्रम ने घर पर खाना नहीं खाया। वह जल्दी से नहाया और अपनी मोटरसाइकिल लेकर कहीं चला गया। देर रात लौटा। उससे शराब की तेज गंध आ रही थी। अगले पूरे दिन वह अजीब तरह से चिड़चिड़ा हो गया। जब भी अर्जुन अपनी मां के बारे में और पूछता, वह बेवजह चिल्लाने लगता या बात बदल देता। उसने अपने विशाल पालतू अजगर की देखभाल करना भी बंद कर दिया था। एक ऐसा जानवर जिसे वह किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता था और जिसे बगीचे में एक लोहे के पिंजरे में रखा गया था। वह अजगर, जिसे बिक्रम हर दिन खाना खिलाता और नहलाता था, अब पिंजरे में चुपचाप पड़ा था, थका हुआ और उदासीन लग रहा था। अर्जुन के मन में चिंता बढ़ने लगी। उसने अपनी मां को फोन किया, लेकिन जवाब में केवल लंबी, निराशाजनक घंटियां बजीं। उसने दर्जनों बार फोन किया, लेकिन एक बार भी उसकी मां ने फोन नहीं उठाया। यह और भी असामान्य था, क्योंकि उसकी मां बहुत सावधान रहती थी और कभी भी अपना फोन बंद नहीं होने देती थी। अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि कुछ बहुत गलत है। अर्जुन ने सीधे अपने नाना नानी को फोन करने का फैसला किया, और दूसरी तरफ से उसकी नानी के जवाब ने उस किशोर के मन पर एक जोरदार प्रहार किया। तेरी मां यहां कब आई, बेटा? नानी की आवाज में आश्चर्य था। वह तो कई हफ्तों से यहां नहीं आई है। फोन कट गया। अर्जुन घर के बीच में सुन्न खड़ा रह गया। उसके हाथ में पकड़ा फोन एक पत्थर जैसा भारी लग रहा था। उसके पिता ने झूठ बोला था, एक सफेद झूठ। उसकी मां अपने मायके नहीं गई थी, तो फिर वह कहां गई थी? पिता को ऐसा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? भ्रम की स्थिति में वह अनजाने में घर के पीछे बगीचे की ओर चला गया, एक ऐसी जगह जिससे वह आमतौर पर अपने पिता के विशाल अजगर के डर से दूर रहता था। वह लोहे के पिंजरे के पास गया, कुछ हद तक जानवर के अजीब व्यवहार के बारे में उत्सुक था। वह विशाल अजगर,
जो लगभग 15 फीट लंबा और एक वयस्क व्यक्ति की जांघ जितना मोटा था, सीमेंट के फर्श पर कुंडली मारकर चुपचाप लेटा हुआ था। और फिर अर्जुन ने वह देखा, एक ऐसा दृश्य जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए, एक ऐसा दृश्य जिसे वह शायद जीवन भर नहीं भूल पाएगा। अजगर के शरीर का मध्य भाग एक अत्यंत असामान्य तरीके से फूला हुआ था। यह वैसा नहीं था जैसा तब होता था जब वह एक मुर्गी या कुत्ता निगलता था। इस बार उसके पेट ने एक लंबा तना हुआ उभार बनाया था जो लगभग 4-5 फीट लंबा था। चिकनी चमकदार त्वचा के नीचे अर्जुन स्पष्ट रूप से एक मानव शरीर के अविश्वसनीय आकार और वक्र को देख सकता था। एक तरफ कंधे की तरह उभरा हुआ था, दूसरी जगह कोहनी की तरह। पूरे उभार का आकार एक मुड़े हुए मानव शरीर जैसा था। अर्जुन वहां खड़ा रहा, उसकी आंखें फैली हुई थीं, मुंह खुला था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। और फिर पिछले 2 दिनों के डरावने बिखरे हुए टुकड़े अचानक उसके दिमाग में एक पूर्ण आपराधिक तस्वीर में जुड़ गए। मां का अचानक गायब होना, पिता का सफेद झूठ और पिता के पालतू अजगर का पेट जो एक इंसान के आकार में फूला हुआ था। एक पागलपन भरी परिकल्पना, एक इतनी भयानक सच्चाई कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। उसके दिमाग में कौंध गई। अत्यधिक भय और निराशा में उसकी एकमात्र प्रतिक्रिया अपना फोन निकालना और जल्दी से 100 नंबर डायल करना था। अर्जुन की पूरी कहानी सुनने के बाद डीसीपी घोष और उनके साथियों ने तनावपूर्ण नजरों का आदान प्रदान किया। कहानी बेहद अविश्वसनीय थी, लेकिन किशोर का आतंक वास्तविक था और उसके द्वारा बताए गए विवरणों में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला तर्क था। तुम्हारे पिता बिक्रम रॉय इस समय कहाँ हैं? डीसीपी घोष ने गंभीरता से पूछा। मुझे नहीं पता, अर्जुन ने सिर हिलाया। आज सुबह मां के बारे में मुझसे झगड़ा करने के बाद वह अपनी गाड़ी लेकर कहीं चले गए, एक पल भी बर्बाद किए बिना। डीसीपी घोष ने अपने जासूसों को आदेश दिया, 2 लोग यहीं रुको, गवाह को शांत करो और उसकी रक्षा करो। तुरंत सभी जुआ अड्डों, शराब की दुकानों और आसपास के गांवों में तलाशी के लिए सूचित करो। हमें बिक्रम रॉय को ढूंढना है और उसे तुरंत यहां लाना है। बाकी लोग मेरे साथ अजगर के पिंजरे के क्षेत्र को सील कर दो। कोई भी अंदर नहीं जाएगा जब तक नया आदेश न मिले। एक टीम ने लोहे के पिंजरे के चारों ओर घेराबंदी की, जबकि अन्य जासूस बिक्रम रॉय की तलाश में सुंदरगढ़ की सड़कों पर फैल गए। बिक्रम रॉय की तस्वीर, जिसमें एक 50 वर्षीय व्यक्ति का कठोर चेहरा और चालाक आंखें थीं, तुरंत सभी अधिकारियों के फोन पर भेज दी गई। तलाश में ज्यादा समय नहीं लगा। बिक्रम रॉय इलाके के जुआ अड्डों पर एक जाना पहचाना चेहरा था। एक मुखबिर ने जल्द ही सूचना दी कि बिक्रम जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति पास के गांव में एक आम के बाग में गहरे एक अवैध ताश के अड्डे पर दांव लगा रहा है। तुरंत सबसे अनुभवी जासूसों की एक विशेष टीम को लक्ष्य के पास भेजा गया। उन्होंने वर्दी नहीं पहनी थी, बल्कि साधारण जुआरियों के वेश में थे और जुआ अड्डे के शोरगुल और अराजक माहौल में घुल मिल गए। दर्जनों लोगों की भीड़ के बीच जो चिल्ला रहे थे और दाम लगा रहे थे, उन्होंने उसे पहचान लिया। बिक्रम रॉय वहां खड़ा था, हाथ में नोटों की एक गड्डी पकड़े हुए। उसकी आंखें खेल पर टिकी हुई थीं, मुंह से लगातार गालियां निकल रही थीं। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कानून का जाल उसके चारों ओर कसता जा रहा है। जैसे ही खेल का एक दौर खत्म हुआ, 4 जासूसों ने 4 दिशाओं से एक साथ उसे घेर लिया। बिक्रम रॉय, हम पुलिस से हैं, एक दृढ़ आवाज उसके कान के ठीक बगल में गूंजी। बिक्रम चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे पता था कि कुछ गलत है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 2 मजबूत हाथों ने उसे जकड़ लिया और एक ठंडी हथकड़ी जल्दी से उसकी कलाई पर लग गई। अचानक पकड़े जाने पर उसका आक्रामक स्वभाव तुरंत सामने आ गया। वह चिल्लाया, तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन उसका सारा प्रतिरोध व्यर्थ था। उसे जल्दी से अड्डे से बाहर ले जाया गया, एक इंतजार कर रही गाड़ी में धकेला गया और सीधे घर ले जाया गया। जब पुलिस की गाड़ी आंगन में रुकी तो बिक्रम रॉय ने देखा कि उसका घर सुरक्षा घेरे से बंद है। वर्दी में लोगों को हर जगह देखकर वह जैसे समझ गया, लेकिन घबराने के बजाय वह और भी उग्र हो गया। जब उसे गाड़ी से बाहर निकाला गया तो उसने अपनी पत्नी के बारे में नहीं पूछा, न ही अपने बेटे के बारे में। पहला वाक्य जो वह चिल्लाया वह अपने अजगर के बारे में था। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? मेरे अजगर से दूर रहो, उसे हाथ मत लगाना। वह चीखा। उसकी आंखें लाल हो गईं, बगीचे की ओर भागने की कोशिश कर रहा था। बिक्रम की यह असामान्य प्रतिक्रिया डीसीपी घोष के संदेह को और बढ़ा रही थी। एक सामान्य पति इस स्थिति में पुलिस द्वारा घर लाए जाने पर
सबसे पहले अपनी पत्नी के बारे में पूछता, लेकिन बिक्रम नहीं। उसकी एकमात्र चिंता उसका पालतू जानवर था, या ज्यादा सटीक रूप से वह रहस्य जो वह जानवर छिपा रहा था। बिक्रम रॉय को प्रारंभिक पूछताछ के लिए लिविंग रूम में ले जाया गया। उसने वही कहानी दोहराई जो उसने अपने बेटे को बताई थी कि राधा अपने मायके गई है। जब जांचकर्ताओं ने उसे बताया कि उन्होंने पुष्टि कर ली है और राधा वहां कभी नहीं पहुंची, तो वह घबरा गया और जल्दी से एक और कहानी गढ़ दी। अच्छा, शायद वह अपने दोस्तों के साथ कहीं चली गई होगी। औरतों का क्या है, सुबह कुछ शाम कुछ। जब डीसीपी घोष ने उससे अजगर के पेट के बारे में पूछा तो उसके पास एक तैयार कहानी थी। अरे, उसमें क्या है? कल सुबह मैं खेतों की तरफ गया तो नहर में एक मरे हुए बछड़े को तैरते देखा। मैंने सोचा कि उसे फेंकने से अच्छा है कि अपने अजगर को खिला दूं। बस वही खाकर उसका पेट फूल गया है, कुछ दिनों में पच जाएगा। कहानी सुनने में तो तर्कसंगत लग रही थी, लेकिन जांचकर्ताओं के लिए यह झूठ से भरी थी। जब बाहर पूछताछ चल रही थी, पुलिस अधिकारी और कुछ वन्यजीव विशेषज्ञ एक बहुत ही कठिन पहेली का सामना कर रहे थे। अजगर के पेट के अंदर क्या है, इसका पता कैसे लगाया जाए? पहला विकल्प उसे बेहोश करके उसका पेट काटना था, लेकिन इस विकल्प में कई जोखिम थे। एक इतने बड़े जानवर का पेट काटने से अंदर के सबूत नष्ट हो सकते थे, खासकर शरीर पर मौजूद किसी भी निशान को। तभी एक बुजुर्ग पुलिस अधिकारी, जिसने कई साल इसी इलाके में काम किया था, ने एक अनोखा सुझाव दिया। सर, मेरे अनुभव के अनुसार अजगरों में एक विशेष आत्मरक्षा तंत्र होता है। जब वे खतरा महसूस करते हैं या बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, तो वे अपने शिकार को उगल देते हैं ताकि उनका शरीर हल्का हो जाए और वे आसानी से भाग सकें या हमला कर सकें। उसका पेट काटने के बजाय हम उसे काबू करके उत्तेजित करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि वह खुद ही उगल दे। इस तरह से सबूत भी सुरक्षित रहेगा और जानवर भी बच जाएगा। यह विकल्प तुरंत विशेषज्ञों को पसंद आया। यह साहसी था, लेकिन इस स्थिति में सबसे वैज्ञानिक और इष्टतम विकल्प था। डीसीपी घोष सिर हिलाकर सहमत हुए। वह लिविंग रूम में वापस गए, जहां बिक्रम अभी भी अपने झूठ पर अड़ा हुआ था। उन्होंने उसकी आंखों में देखकर एक शांत लेकिन शक्तिशाली आवाज में कहा, बिक्रम, हमारे पास यह जांचने का एक तरीका है कि तुम्हारे अजगर के पेट में बछड़ा है या कुछ और। हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम उसे उल्टी कराएंगे। उल्टी शब्द सुनते ही बिक्रम रॉय का चेहरा बदल गया। उसके चेहरे से वह झूठी शांति तुरंत गायब हो गई। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया और उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। वह हकलाते हुए कमजोर ढंग से विरोध करने की कोशिश करने लगा। नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह मर जाएगा, वह मेरी संपत्ति है। उसकी अत्यधिक घबराहट ही उसका सबसे स्पष्ट कबूलनामा था। वह जानता था, एक बार जब अजगर उगल देगा तो उसका भयानक अपराध दुनिया के सामने आ जाएगा। उसके नाटक का पर्दा अब गिरने वाला था। बिक्रम रॉय के कमजोर और हताश विरोध जांच दल के फैसले को नहीं बदल सके। एक अनोखी योजना तेजी से बनाई गई। लगभग 5 सबसे मजबूत पुलिसकर्मियों को मोटे दस्तानों, फंदों वाली छड़ों और ढालों से लैस जानवर को काबू करने का काम सौंपा गया। एक पशु चिकित्सक को भी सलाह और सहायता के लिए बुलाया गया था। पिंजरे का दरवाजा खोला गया। विशाल अजगर ने खतरा महसूस करते हुए अपना सिर उठाया और एक भयानक फुफकार मारी। जैसे ही सिपाही अंदर घुसे, जानवर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपने शरीर को घुमाया, अपनी पूंछ मारी और अपने इलाके में घुसने वालों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल तैयार था। एक सिपाही ने फुर्ती से फंदे वाली छड़ से उसके सिर को कस लिया। बाकी 4 लोग एक साथ उस पर झपटे। ढालों और अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके उस विशाल मांसल शरीर को जमीन पर दबा दिया। सबसे कठिन हिस्सा अब शुरू हुआ। पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार सिपाहियों ने अपने हाथों और विशेष उपकरणों का उपयोग करके अजगर के फूले हुए पेट पर पूंछ से सिर की ओर धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से मालिश करना और दबाना शुरू कर दिया। यह सरीसृपों के प्राकृतिक उल्टी तंत्र को उत्तेजित करने की एक तकनीक थी। अजगर और भी जोर से छटपटाने लगा। उसका मुंह चौड़ा खुल गया। एक पीले रंग का गाढ़ा पाचक रस, जिसमें से एक असहनीय बदबू आ रही थी, बाहर निकलने लगा और फिर वह दिखाई दिया। पाचक रस की धारा के बीच एक सफेद पीली वस्तु जानवर के गले से धीरे धीरे बाहर निकली। पहले तो कोई नहीं पहचान पाया कि यह क्या है, लेकिन फिर जब यह पूरी तरह से बाहर आ गई तो सभी, यहां तक कि सबसे अनुभवी सिपाही भी सन्न रह गए। यह एक इंसान का हाथ था, एक महिला का हाथ, जिसकी लंबी पतली उंगलियां थीं। त्वचा पेट के एसिड से गल चुकी थी, सफेद और झुर्रीदार हो गई थी, लेकिन इसे पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। हे भगवान,
एक युवा सिपाही अपना चेहरा घुमाकर उल्टी करने लगा। डीसीपी घोष वहां खड़े थे। उनका चेहरा कठोर था, लेकिन उनकी आंखों में अत्यधिक क्रोध और दर्द था। नरक का दृश्य अभी खत्म नहीं हुआ था। अजगर ने छटपटाना जारी रखा। उसने एक एक करके पीड़ित के बेरहमी से काटे गए शरीर के हिस्सों को उगल दिया। एक बाजू, फिर दूसरी बाजू, एक पैर, फिर दूसरा, और अंत में एक जोरदार ऐंठन के बाद उस दुर्भाग्यपूर्ण महिला का धड़ और सिर बाहर आ गया। शव अक्षत नहीं था। कंधे, कूल्हे और गर्दन पर कट के निशान बहुत साफ थे, जिससे पता चलता था कि अपराधी ने जानबूझकर और अनुभव के साथ काम किया था। घर के अंदर अर्जुन, जिसे सांत्वना दी जा रही थी, ने बाहर का शोर और हंगामा सुन लिया था। उसने दरवाजे की दरार से झांका, और एक पल के लिए ही सही, वह भयानक दृश्य उसकी आंखों में कैद हो गया। वह एक दर्दनाक, हताश चीख के साथ चिल्लाया और फिर बेहोश हो गया। घटनास्थल पर अपनी पत्नी के विक्षत शरीर को अपने पालतू जानवर के मुंह से निकलते देख बिक्रम रॉय पूरी तरह से टूट गया। झूठ, हठ और आक्रामकता से बनी उसकी रक्षा की दीवार टुकड़ों में बिखर गई। वह उस दृश्य को घूरता रहा, उसकी आंखें फैली हुई, बेजान। वह अब चिल्ला नहीं रहा था। वह बस वहां खड़ा रहा, लड़खड़ाया, और फिर धीरे धीरे जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। यह मैंने किया, मैंने उसे मारा, वह सिसकियों के बीच चिल्लाया। मैंने अपनी पत्नी को अपने हाथों से मारा। प्रारंभिक कबूलनामा घटनास्थल पर ही, सभी के सामने, उसकी पत्नी के विक्षत शव के सामने और उसके एकमात्र बेटे के टूटने के सामने किया गया था। औपचारिक पूछताछ पुलिस मुख्यालय में की गई। ठंडे पूछताछ कक्ष में बिक्रम रॉय वहां बैठा था। अब न तो आक्रामक था और न ही घबराया हुआ। वह चुपचाप, सिर झुकाए, कंधों को झुकाए बैठा था, जैसे एक ऐसा जानवर जिसके सारे दांत और पंजे तोड़ दिए गए हों। उसने बताना शुरू किया। उसकी आवाज सपाट थी, बिना किसी भावना के, जैसे वह किसी और की कहानी सुना रहा हो। उसने बताया कि जुए में सारे पैसे हारने और भारी कर्ज में डूबने के बाद वह घर आया और अपनी पत्नी से पैसे की मांग करने लगा। वह उन पैसों से अपनी हार की भरपाई करना चाहता था। वह पैसे राधा ने अपने बेटे की कॉलेज की फीस और घर की मरम्मत के लिए बचाकर रखे थे। राधा, जो अपने पति की जुए की लत से तंग आ चुकी थी, ने साफ इनकार कर दिया। बहस बढ़ी और जुए में हारने और पत्नी के विरोध से पागल होकर वह अपना आपा खो बैठा। उसने अपनी पत्नी को जोर से धक्का दिया। राधा लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिरी। एक सूखी थप की आवाज आई। उसका सिर पत्थर जैसे सख्त लकड़ी के बिस्तर के किनारे से टकराया। वह बस एक कमजोर चीख निकाल पाई और फिर चुपचाप बेजान हो गई। एक धक्का, गुस्से का एक पल और एक जान चली गई। अपराध हो चुका था, और उस अपराध को छिपाने के लिए उसके दिमाग में एक और भी क्रूर योजना बनी। उसे लाश को ठिकाने लगाना था। राधा को इस दुनिया से ऐसे गायब करना था जैसे वह कभी थी ही नहीं। और फिर उसकी नजर बगीचे पर पड़ी। उसने अपने अजगर को देखा। एक पागलपन भरा विचार, एक सामसाम्स हाथ, लेकिन नृशंस योजना उसके दिमाग में कौंधी। अजगर सब कुछ निगल सकता है। वह सबसे सामसा, वह सबसे सामसा फिरता कब्र होगा। सबूत नष्ट करने की एक ऐसी मशीन जो कोई निशान नहीं छोड़ेगी। लेकिन एक समस्या थी। एक वयस्क का शरीर बहुत बड़ा था। अजगर उसे पूरा नहीं निगल सकता था, और उस समस्या को हल करने के लिए उसने वह किया जो कोई भी इंसान अपनी पत्नी के शव के साथ नहीं कर सकता। उसने राधा के शव को स्टोर रूम में घसीटा। उसने अपनी पत्नी के शरीर को एक बड़े तिरपाल पर रखा, और फिर वह उसे ले आया। एक बिजली की आरी, जिसका ब्लेड अभी भी चमक रहा था। मैंने उसका इस्तेमाल किया। बिक्रम की आवाज भर्रा गई। मुझे उसे छोटा करना था ताकि अजगर उसे खा सके। उसने बिजली की आरी चालू की। मशीन की गर्जना ने ग्रामीण इलाके की शांत रात को चीर दिया, और उसने उसी उपकरण का उपयोग करके अपनी पत्नी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस घिनौने काम को पूरा करने के बाद उसने ठंडे खून से शरीर के एक एक टुकड़े को अपने पालतू जानवर के पिंजरे में फेंक दिया। अपराध मिटा दिया गया था, ऐसा उसने सोचा। उसने बाकी रात घटनास्थल को सावधानीपूर्वक साफ करने में बिताई। उसने घर और आरी को साबुन और ब्लीच से रगड़ कर साफ किया। अपने और पीड़ित के खून से सने सभी कपड़े, तिरपाल और सफाई के कपड़े उसने एक बड़े बोरे में डाले। उन्हें बगीचे के एक कोने में जलाकर राख कर दिया। अगली सुबह वह ऐसे उठा जैसे कुछ हुआ ही न हो। अपने बेटे से पत्नी के मायके जाने की कहानी गढ़ी और अपनी जिंदगी जीने लगा जैसे उसने अभी एक जानवर को मारा हो, इंसान को नहीं। उसके कबूलनामे के आधार पर एक टीम तुरंत घटनास्थल पर वापस गई। उन्होंने स्टोर रूम में छिपाई गई बिजली की आरी को ढूंढ निकाला। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने आरी के ब्लेड की जांच की
और उन्हें ब्लेड के दांतों के बीच गहरे छिपे खून के अति सूक्ष्म कण मिले। डीएनए विश्लेषण ने पुष्टि की कि यह खून पीड़ित राधा रॉय का था। यह अंतिम सबूत था। बिक्रम रॉय के ठंडे कबूलनामे, जिसे अकाट्य वैज्ञानिक प्रमाणों का समर्थन प्राप्त था, ने मामले के जांच चरण को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया। लेकिन इसने जनता में एक तूफान खड़ा कर दिया, एक ऐसा आतंक जो पूरे देश में फैल गया। कुछ महीने बाद पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने बिक्रम रॉय के मुकदमे की सुनवाई शुरू की। कटघरे में बिक्रम रॉय सिर्फ एक मुरझाई हुई परछाई था। वह पतला हो गया था। उसके बाल कुछ ही महीनों की हिरासत में सफेद हो गए थे। पूरे मुकदमे के दौरान बिक्रम ने किसी भी आरोप से इनकार नहीं किया। उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसने जुए और शराब को दोष दिया, लेकिन कोई भी बहाना उसके शव को ठिकाने लगाने के सुनियोजित और क्रूर कृत्य को सही नहीं ठहरा सकता था। मुकदमे का सबसे दर्दनाक क्षण तब आया जब अर्जुन रॉय को गवाह के रूप में बुलाया गया। 18 वर्षीय किशोर अब अपनी उम्र से 10 साल बड़ा लग रहा था। मां को खोने का दर्द, यह जानकर कि पिता ही हत्यारा है, कि आतंक ने एक जीवंत लड़के को एक चुपचाप उदास व्यक्ति में बदल दिया था। अदालत में अपने पिता का सामना करते हुए अर्जुन रोया नहीं। उसने बस उसे एक अजनबी की नजरों से देखा। क्या आरोपी अपने बेटे से कुछ कहना चाहता है? न्यायाधीश ने पूछा। बिक्रम रॉय ने अपना थका हुआ चेहरा उठाकर अपने बेटे को देखा। देर से आए आंसुओं की 2 धाराएं बह निकलीं। बेटा, बेटा, मुझे माफ कर दो, वह हकलाया। लेकिन यह माफी बहुत देर से आई थी। यह उस घाव को नहीं भर सकती थी। यह उसकी मां को वापस नहीं ला सकती थी। विचार विमर्श के बाद जूरी ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश ने एक दृढ़ आवाज में घोषणा की, आरोपी बिक्रम रॉय का कृत्य विशेष रूप से गंभीर है। शव को क्षत विक्षत करने और उसे ठिकाने लगाने के लिए एक जानवर का उपयोग करना एक नृशंस, अमानवीय कृत्य है जो मानवता के सबसे बुनियादी नैतिक मूल्यों को कुचलता है। अदालत आरोपी को मौत की सजा सुनाती है। फैसला सुनाया गया। न्याय हो गया, लेकिन त्रासदी बनी रही। मामला बंद हो गया। अजगर मामले का एक महत्वपूर्ण सबूत एक वन्यजीव बचाव केंद्र को सौंप दिया गया। सुंदरगढ़ का वह छोटा सा घर वीरान हो गया। लेकिन इस त्रासदी का सबसे बड़ा शिकार अर्जुन रॉय था। एक ही भयावह दोपहर में उसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। वह एक अनाथ बन गया, जिसे एक भयानक मनोवैज्ञानिक बोझ उठाना था जिसे कोई साझा नहीं कर सकता था। उसे अपनी बाकी जिंदगी अपनी मां की क्षत विक्षत छवि और अपने पिता की एक शैतान के रूप में छवि की याद के साथ जीनी होगी। यह एक आजीवन कारावास था जो किसी भी कानून की किताब में नहीं लिखा था। एक ऐसा दर्द जो हमेशा उसके साथ रहेगा।